हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्यूटोरियल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? इसके ऑप्शन देखते हैं। 275 से 550 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 275 से 550 ईस्वी तक। इसका डिटेल देखते हैं। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 355 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसमें 3 प्रश्न इससे कवर होंगे। गुप्त वंश कब से कब तक शासन किया, किसने गुप्त वंश की नींव डाली, और गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, और उसने कब से कब तक शासन किया, और किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, ऑप्शन सी अशोक महान को, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका डिटेल देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महारैली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। इसमें एक फैक्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अन्य नाम देवगुप्त भी था। तो ये भी पूछा जा सकता है देवगुप्त किसका नाम था, किसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। तो ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक विजेता किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसका डिटेल देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सक्री भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जारी किए गए सिक्के को रुपयक कहा जाता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, शक विजेता किसे कहा जाता है? किसने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था? किसे सक्री उपाधि से बुलाया जाता है? किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा सिक्के को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी अशोक और समुद्रगुप्त। इसका डिटेल देखते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसे कहा जाता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसने बनवाया था, और हरिसेन कौन था? ये सब क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? इसके ऑप्शन देखते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने इसका
डिटेल है, हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा वे बुरी तरह पराजित। तो पहले हुनों ने सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया? तो भारत में तो स्कंदगुप्त के ऊपर, और फिर वो लोग पराजित हुए। और इसका फैक्ट है एक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिला है। इसमें पुष्यमित्र हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भित्री अभिलेख कहाँ है और इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही? ये गुप्त काल में नवरत्न थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या फिर समुद्रगुप्त के, या फिर स्कंदगुप्त के, या फिर श्रीगुप्त के। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 लोग थे। इसका डिटेल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, दूसरे क्रम पे चिकित्सक धन्वंतरी थे, तीसरे में खगोल विज्ञानी वाल्मीकि थे, चौथे में कोशकार, जो डिक्शनरी, कोशकार का मतलब डिक्शनरी मेकर हो गया, अमर सिंह थे, पांचवें में वास्तुकार आर्किटेक्ट शंकु थे, छठवें में रत्न ज्योतिषी छपनक थे, सातवें में व्याकरणज्ञ व रुचि थे, आठवें में जादूगर बेताल भट्ट थे, नौवें में घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। तो इससे भी पूछा जा सकता है कालिदास किसके दरबार में थे, धन्वंतरी किसके दरबार में, पूछा भी जाता है वाल्मीकि कौन थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित है? कौन सा पतन था जहाँ से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति है, ऑप्शन बी भरोच है, ऑप्शन सी कल्याण है, ऑप्शन डी काम्बे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भरोच था जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ताम्रलिप्ति क्या था? तो एक बंदरगाह था, कहाँ था? तो बंगाल में था। और कहाँ कहाँ व्यापार होता था? तो चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, ये सब देशों में होता था। और पश्चिमी बंदरगाह का क्या नाम था? तो भृगुकच्छ था, जो भरोच गुजरात में है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता है? करसापन है, ऑप्शन बी दिनार है, ऑप्शन सी रूपक है, ऑप्शन डी निष्क है, या फिर, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी दिनार। इसका देखते डिटेल। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ये एक स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा, मतलब सोने का मुद्रा हो या चांदी का, दोनों का अलग अलग नाम था। सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी के मुद्रा को रूपक कहा जाता था। ये अंतिम क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एरन से, ऑप्शन बी जूनागढ़ से, ऑप्शन सी मंदसौर से, ऑप्शन डी सांची से। तो ऑप्शन ए एरन से इसका सही उत्तर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसे गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एरन अभिलेख के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये प्रथम सती प्रथा का शुरुआत माना जाता है गुप्त काल में, और ये गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख था। तो इसको ध्यान में रखें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक फॉर वॉचिंग।